नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड पार्ट ही जो है कंटिन्यू करेंगे। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। इसमें हम जो है पढ़ रहे थे सजीव और ऊर्जा का निर्माण। ऊर्जा के निर्माण में जो है हमने श्वसन देखा था कि ऊर्जा का निर्माण किस माध्यम से होता है। शरीर में, सजीवों के शरीर में श्वसन के माध्यम से होता है। ये श्वसन जो है शरीर स्तर पर और कोशिका स्तर पर होता है। अब कोशिकीय श्वसन जो है क्या होता है, ग्लूकोज जो कार्बोस पदार्थ होता है इसका विघटन कई चरणों में होता है। इसका ऑक्सीकरण जो है कई चरणों में होता है। इसे ही कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज कार्बोस का कोशिका के अंदर विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है। इसे कोशिका स्तर का श्वसन कहते हैं। ये कोशिका स्तर का श्वसन दो प्रकार का है, एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ये भी हमने पढ़ा था। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। अब आज हम देखेंगे ऑक्सी श्वसन। ये ऑक्सी श्वसन जो है 3 चरणों में होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 चरणों में होता है। इसका पहला चरण है ग्लूकोज का विघटन, ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का विघटन कहते हैं या ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका की आकृति अगर आप अपने आंखों के सामने निर्मित करेंगे तो कोशिका का जो केंद्र विश्व में होता है कोशिका द्रव्य होता है, और फिर अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। तो इस कोशिका द्रव्य में जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का विघटन जो है कई चरणों में होता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर कौन कौन से अणु बनते हैं, पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल, NaDH2, पायरुविक अम्ल, NaDH2, ATP और पानी। NaDH2, ATP और पानी। इसके सबके जो है कितने कितने अणु बनते हैं, 2-2 अणु, 2-2 अणु बनते हैं। ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होता है या ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक अम्ल, NaDH2, ATP और पानी के प्रत्येक के 2-2 अणु बनते हैं। अब क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल बना है, ये पायरुविक अम्ल जो है इस अणु का एसिटिल कोएंजाइम A में रूपांतरण हो जाता है। इस पायरुविक अम्ल का काय में रूपांतरण हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A में रूपांतरण हो जाता है, और इसके साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 के भी 2-2 अणु बनते हैं। इनके कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं, 2-2 अणु बनते हैं। आया समझ में। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। आया समझ में। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें जो है ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होकर विघटन होकर इसका पायरुविक अम्ल, NaDH2, ATP और पानी के 2-2 अणु तैयार होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पायरुविक अम्ल का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम A में हो जाता है। साथ में इसके कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH2 के 2-2 अणु भी तैयार होते हैं। ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र।
दूसरा स्टेप क्या आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। इस चक्र को जो है क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। अब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र जो है कहाँ होता है, ये प्रक्रिया जो है तंतु कणिका में होती है। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए अणु तैयार हुआ है, ये जो है कहाँ आ जाता है, कोशिका द्रव्य में ही तंतु कणिका के जो है अणु पाए, अंगक पाए जाते हैं, तंतु कणिका अंगक पाए जाते हैं। उसमें जो है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में जो है एसिटिल कोएंजाइम ए तंतु कणिका में चले जाते हैं और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया वहां चलाई जाती है। यहाँ पर जो है एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु में स्थित जो एसिटिल नामक, ये जो एसिटिल नामक जो है अणु होता है, इसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NaDH2, FADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम, इसको हम चित्र में देखते हैं। यहाँ बच्चों देखो, ये तंतु कणिका का चित्र दिखाया हुआ है। ये तंतु कणिका है जो कि कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तंतु कणिका के जो है ये बाह्य आवरण है और ये आंतरिक आवरण, दोहरा आवरण पाया जाता है। इसमें ये उंगली के समान रचनाएं दिखाई देती है, इसकी पहचान है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो पायरुविक अम्ल बना है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, इससे क्या तैयार होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए तैयार होता है जो कि तंतु कणिका में आ जाता है। यहाँ पर जो है ये क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस अभिक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH2, FADH2 और ATP के अणु भी तैयार होते हैं। ATP जो है ऊर्जा समृद्ध अणु होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु होते हैं। ये अणु भी तैयार होते हैं और ये चक्रीय अभिक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार बच्चों ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये कहाँ आ जाता है, तंतु कणिका में आ जाता है। ये क्रिया कहाँ होती है, तंतु कणिका में होती है। और यहाँ पर ये जो एसिटिल अणु है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होकर जो है क्या क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH2, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड, NaDH2, FADH2, पानी और ATP के अणु, पानी और ATP के अणु तैयार होते हैं और यहाँ पर ये प्रक्रिया पूरी होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में होती है और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तंतु कणिका में होती है। इस प्रकार ये क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी हुई। ये क्रेब्स चक्र नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो है हैंस क्रेब वैज्ञानिक ने जो है इस चक्रीय प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए इस प्रक्रिया को हैंस क्रेब प्रक्रिया नामक, क्रेब अभिक्रिया जो है या क्रेब प्रक्रिया जो है नाम दिया है, क्रेब्स साइकिल नाम दिया है। अब 2 स्टेप्स बच्चों हो गए हमारे। अब तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, ETC रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ETC रिएक्शन। अब ये अभिक्रिया कहाँ होती है, ये भी तंतु कणिका में ही होती है।
जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र जो है तंतु कणिका में होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी कहाँ होती है, तंतु कणिका में ही होती है। इस अभिक्रिया में जो है ये सारी अभिक्रियाओं के समय जो बने हुए NADH2 के अणु होते हैं और FADH2 के अणु होते हैं। NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP के अणु बनते हैं। मतलब इस पूरी अभिक्रिया में जितने NADH2 के अणु बनते हैं, प्रत्येक से जो है 3 जो है ATP के अणु बनते हैं और FADH2 के अणु से प्रत्येक से 2 ATP के अणु बनते हैं और साथ में जो है पानी के अणु भी बनते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा किस रूप में होती है, ATP के अणुओं के रूप में होती है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा से समृद्ध अणु होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु भी बनते हैं। इसमें क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के अणु प्राप्त होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा किस रूप में होती है, ATP के रूप में। ये ATP मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊर्जा समृद्ध अणु होते हैं। इसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। NADH2 मतलब क्या, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH2 मतलब, और FADH2 मतलब फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको हम अगले लेक्चर में भी फिर से लेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ये तीनों जो है स्टेप्स आपको पढ़ना है, याद करना है। धन्यवाद।